A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, your revision test was going on and we almost complete the one half syllabus of class 12th accountancy in the revision test. So in the upcoming revision test, that is a paper 5 of class 12th accountancy revision test 1, the very important chapters are asking will be asked in the examination, that is an cash flow statement. और अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें बेसिकली 6 to 8 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा जाता है. सो रिवीजन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बात मैं और भी बता दूं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क, यू नो वेरी वेल 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा एंड 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. तो प्रैक्टिकल में, अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो फाइनल पेपर होता है अकाउंटेंसी का, बोर्ड पेपर, उसमें रिटन जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है अकाउंटेंसी में, एंड प्रैक्टिकल जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है. सो आउट ऑफ द 20 मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल, इसमें जो 12 मार्क्स होता है उस पर टेस्ट होता है और 8 मार्क्स का वाइवा होता है. सो टेस्ट में बेसिकली जो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है विच आर रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो यू कैन सी दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में 6 to 8 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा, एज वेल एज प्रैक्टिकल में भी अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, जस्ट लाइक अ टेस्ट. जो 12 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका, उसमें 8 मार्क्स का आएगा. तो टोटल 16 मार्क्स एक सिंगल चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल प्लस रिटन दोनों मिलाकर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. सो दैट्स व्हाई there is a need to review the cash flow statement, the various concepts related to the cash flow statement. So let's we discuss about it. In this video, first of all, we discuss the basic concept of the cash flow statement. There are we are solving the numerical question related to the cash flow statement, and at last we are talking about the relationship between the working capital and the cash inflow and outflow of the कैश फ्लो, कैश बेसिकली, यानी अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो कैश इनफ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. और अगर करंट एसेट्स घटती है, इट मींस वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट है, यू नो वेरी वेल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का जो रिलेशनशिप है with the cash flow statement, at last in this video we are talking about it. So you can see that why cash flow statement is the most important chapter from the board examination point of view, as well as for the revision test point of view, as well as for the practical examination. क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स, यू नो वेरी वेल, आपके इसी पे आने वाले हैं. 12 मार्क्स में से 8 मार्क्स, और वाइवा में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्किंग फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट. Okay, so let's start. Basically, you know very well what is cash flow statement, because cash flow statement is a statement which shows the cash inflows and outflow from the different types of the activity, like operating activity, investing activity, and then financing activity within a stipulated period of time. It means अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, ये सब चीजें रिकॉर्ड करना. पहले तो ये डिसाइड करना कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, as well as inflow and outflow हुआ from the different activity, and different activities like operating activity, investing activity and financing activity, जो आप जानते हैं. There's an operating activity, investing activity and financing activity. So there are 3 activities included in the cash flow statement. So basically, what is cash flow statement? Cash flow statement is a statement
which shows the cash inflow and outflow of from the different activities within a stipulated time of accounts, that is from 1st April to 31st March. Okay, so this is a cash flow, basic concept of the cash flow statement. एंड ये आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AS3. AS3 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, सो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यू नो वेरी वेल there are two types of the company that are included in it. That is a finance company and non-finance company या general company की अगर बात करें. So for the finance company, you know very well, interest received and dividend received will be treated as the operating income. इसे हम लोग किस तरह की इनकम मानेंगे, ऑपरेटिंग इनकम की तरह ट्रीट करेंगे. यानी when we calculated the operating activities of the financing company, so the interest received and dividend received will be taken as an operating income of the financing company. But when we are talking about the non-finance company, in this situation interest received and dividend received will be treated as the non-operating income, and you know very well non-operating income will be deducted from the cash flow statement as a non-operating income. इसे डिडक्ट करेंगे बट ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट करेंगे, यानी इसको हम ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंस कंपनी लाइक अ इंटरेस्ट पेड और द डिविडेंड पेड, अगर इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं फ्रॉम द फाइनेंस कंपनी, सो इट विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बट नॉन फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पे करती है, इफ नॉन फाइनेंस कंपनी पेड द इंटरेस्ट और डिविडेंड, सो इट विल बी ट्रीटेड एज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. यानी बेसिकली फाइनेंस कंपनी के केस में इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट पेड हो, डिविडेंड पेड हो, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट अगर हम नॉन फाइनेंस कंपनी या जनरल कंपनी की बात करें जहां कुछ भी बोला नहीं है, तो वहां हम इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को हम नॉन ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, सो दिस इज अ बेसिक information related to the cash flow statement. So let's we move to the practical part of this chapter. Okay, numerical part. You know very well, cash flow statement classified into the three categories: operating activity, investing and financing activity. Okay, so first of all पहले मैं सीखूंगा, हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैसे निकालना है, इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कैसे निकालना है और फाइनेंसिंग का कैसे निकालना है. तो अपनी कॉपीज में प्रॉपरली फॉर्मेट नोट डाउन करिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉर्मेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये चैप्टर आपके थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब इसको मैं पहले समराइज कर रहा हूं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी calculated by the following way. The way is, first of all we write down the net profit before tax and extraordinary items. Okay, so first of all हम कौन सी वैल्यू लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, एंड इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऐड कर दिया सर. ये सब क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा. उसमें से फिर लेस करेंगे
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, तो वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू आएगी, इट विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उस वैल्यू में हमने ऐड किया नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जब आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, किससे रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, क्योंकि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो उसको आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एंड वर्किंग कैपिटल का पार्ट क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे लाइक अ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो होता क्या है, इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। यानी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो उसको ऐड करेंगे, और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो उसको भी ऐड करेंगे, ये दोनों चीजें ऐड करेंगे। और लेस करेंगे अपोजिट, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन सबको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड किया करंट लायबिलिटी का इंक्रीज और करंट एसेट्स का डिक्रीजमेंट, और माइनस किया करंट लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट और करंट एसेट्स का इंक्रीजमेंट। तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम, आंसर इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इट विल बी नोन एज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फिर उसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, तो जो इनकम टैक्स पेड माइनस हुआ, तो ये फाइनली आंसर आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये लास्ट में आंसर आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर प्लस में आंसर आएगा तो लिखे जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आएगा तो फ्लो की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यूज्ड। If it is in positive, so we write down the cash flow from operating activity. If it is in negative, so we write down cash used from operating activity. So here it is a complete format of cash flow from operating activity. सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर उसमें दोनों को ऐड किया, एक को लेस किया, फिर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया, फिर लास्ट में इनकम टैक्स को पे कर दिया, और आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या आ गया कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो इसमें ये प्रॉब्लम आपके मन में है, सर व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सर व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बताइए, और ये क्या है। तो पहले मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे क्लियर होगा कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। तो इतना बस समझ लो आप लोग अपने दिमाग के लिए कि करंट लायबिलिटी के साथ सेम बिहेवियर होता है, करंट लायबिलिटी के साथ कैसा बिहेवियर होता है, सेम। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो करंट लायबिलिटी को अपना समझता है और करंट एसेट्स को पराया समझता है, ओके। तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी अपना जैसा बिहेवियर।
लेकिन करंट एसेट्स के साथ अपोजिट बिहेवियर करते हैं। कैसे? करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। यानी बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो प्लस। अगर करंट एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो, यानी आप देख रहे हो अप करंट लायबिलिटी प्लस, डाउन करंट लायबिलिटी माइनस, लेकिन करंट एसेट्स के लिए टू परायो जैसा बिहेवियर। करंट लायबिलिटी करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस, घटेगी तो प्लस, यानी अपोजिट बिहेवियर। आपको बस इतना लर्न कर लेना है कि करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करेगी तो माइनस, करंट एसेट डिक्रीज करेगी तो प्लस। ये सिंपल सा ट्रिक है आपको इसको समझने के लिए। इनकम टैक्स गिवन होगा और ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करना है वन बाय वन कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सो वन बाय वन वी डिस्कस इट कि सर ये कैसे कैलकुलेट होंगे। सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। द फर्स्ट वन इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। So how we will calculate the net profit before tax and extraordinary item? Net profit before tax and extraordinary item, ये कैसे कैलकुलेट होंगे? और देखो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे ना तो बेसिकली आपको कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा, यानी लिखा रहे, ये फॉर्मेट दे दिया जाएगा, फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लीज प्रिपेयर दी, प्लीज तो नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा प्रिपेयर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो उसमें आपको हर एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग किस एक्टिविटी की बात करें? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए आप सबसे पहले लोगे नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। सबसे पहले आप क्या लोगे? नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट ले लोगे। कहां से लोगे? बैलेंस शीट में से ले लोगे, ठीक है। फिर उसमें ऐड करोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व में कोई वैल्यू ट्रांसफर हुई है तो उसको ऐड कर दोगे। अब ये कैसे निकलेगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मेरे ऊपर छोड़ो, अभी कंफ्यूज मत हो, बस अभी फॉर्मेट क्लियर रखो कि नेट प्रॉफिट करेंट ईयर कहां से लेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे निकलेगा, ये सब मेरे ऊपर छोड़ो, ठीक। डिविडेंड पेड उसको ऐड करेंगे, ठीक, उसको ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे सर? प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, याद रखिएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड अगर होगा तो प्रीवियस ईयर का ऐड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही पार्ट जो है आपको, ये नया चेंजेस हुआ है। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर है तो उसे हम भी ऐड करेंगे, वो भी किस ईयर का? करेंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड होगा, बट प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का क्या होगा? ऐड होगा। ये सारी चीजें ऐड होंगी। और लेस क्या होगा? लेस होगा आपका रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई टैक्स रिटर्न आ जाए, रिफंड ऑफ टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड करेंट ईयर, इसको लिखता हूं, मेड करेंट ईयर का। जितना प्रोविजन फॉर टैक्स हम क्रिएट करेंगे करेंट ईयर में, उसको हम ऐड करेंगे। और रिफंड ऑफ टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये आइटम्स कहां से मिलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग प्रॉपरली कॉपीज में नोट कर लें फॉर्मेट को, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहोगे सर कैसे निकलेगा? तो फॉर्मेट आपके पास प्रॉपरली है, फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और जब 4 5 6 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपको आपके ये दिमाग में, मस्तिष्क में, सब जगह लर्न हो जाएगा, कहते हैं ना समाहित हो जाएगा। तो वो समाहित करना है आपको ये सारे फॉर्मेट।
ठीक। सो यू कैन सी दैट हमें क्या करना है, कैसे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहली चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग, दूसरा पार्ट क्या था, नॉन, ऐड करते थे ना, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसे एक्सपेंस भी चार्ज होते हैं जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो बेसिकली व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, expenses which are not related to operating activity of business, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी वो एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो एक्सपेंस हम चार्ज कर देते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को वापस हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वो एक्सपेंस कौन कौन से हैं, वो एक्सपेंस बहुत ढेर सारे हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस के मैं पहले नाम लिखवा देता हूँ। एक्सपेंसेस हैं लाइक इंटरेस्ट पेड, ये इट इज अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल क्या है, एनी एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। आपको पता ही है इंटरेस्ट पेड जो है वो किस एक्टिविटी से रिलेट करता है, इट वाज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। नॉर्मल बिजनेस के लिए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट पेड क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग, इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा आप सोच रहे हैं अभी भी। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसमें एक एग्जांपल क्या है आपका, इंटरेस्ट पेड। ये नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस विच आर नॉट पेड इन कैश। यानी वो खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड तो है बट वो खर्चा हम कैश में पे नहीं करते हैं, वो एक्सपेंस हम लोग कैश में पे नहीं करते हैं। उन एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंस। एग्जाम्पल इसके बहुत ढेर सारे मिलेंगे, आपको पता है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपका ये है, डेप्रीशिएशन। आपने लैंड पे डेप्रीशिएशन लगाया, बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लगाया, फर्नीचर पे लगाया, फिक्चर्स पे लगाया, बहुत सब जगहों पे डेप्रीशिएशन लगाया, बट यू नो वेरी वेल डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक्सपेंस को करने पे कोई पैसा नहीं जाता हमारे पास। डेप्रीशिएशन के साथ साथ एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, जब हम इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं, जैसे हम गुडविल को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ करना इट इज जस्ट काइंड ऑफ amortization. So depreciation and amortization expenses are known as the non cash expense. और कौन सा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप किसी भी एसेट्स को सेल किए और उस पर लॉस हो गया, तो लॉस के केस में आपको क्या जेब से पैसा देना पड़ता है, नहीं। 10,000 की चीज 8,000 में बिक गई, 2,000 आपको कम मिला, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। सो दैट्स व्हाई ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये सारे एक्सपेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हुए हैं तो उनको ऑटोमेटिक जाकर किसमें ऐड कर देना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आपने कैलकुलेट किया है उसमें जाकर फिर से जाकर उसको उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एनी इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, व्हाट इज, आपको पता ही है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऐड होता है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, माइनस होती है। तो आपको क्लियर तो होना चाहिए व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज द इनकम विच आर नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस,
जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता। बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है? गुड्स को सोल्ड करना, उससे जो पैसा मिल रहा है दैट इज नोन एज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। So, what is non-operating income? You know very well. Non-operating income is the income which are not earned due to operating activity of business. Activity of business. यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे आप अर्न नहीं कर रहे हो, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सो लेट्स वी डिस्कस दिस। सपोज you earn profit on सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट सेल कर ली और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, सो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्लासिफाई किया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट रिसीव हो गया नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के रिलेशन में, तो ये क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। एंड अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो गया तो ये भी किस किस तरह का माना जाएगा? इट विल डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि कौन कौन सी चीजें आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एंड नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको एकदम क्लासिफाई कर दे रहा हूं। इंटरेस्ट पेड, डेप्रीशिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजें ऐड होंगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीजें क्या होगी? एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट होगी। कभी कभी रेंट रिसीव्ड भी दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। ठीक, वो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है। सो बेसिकली दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द दिस इज अ क्लियर एंड कट एक्सप्लेनेशन ऑफ द what is net profit before tax and extraordinary item. Number 2, what is non-cash expense and non-operating expense. Number 3, what is non-operating income. So मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं उसमें ये कि जब आप इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेंगे, जैसे आपने फॉर्मेट में देखा होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद हम लोगों ने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को क्या किया है? क्लासिफाई किया है, उसमें इंक्रीज और डिक्रीजमेंट की चर्चा की है। तो आप अपने मन में रखिए, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें करंट एसेट्स और कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी में लेंगे, उसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है? When we prepare the cash flow statement, so in this situation करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज का आपको याद है ना? अभी मैंने बताया था कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम ट्रीट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो करंट एसेट्स इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है? इंक्रीज होगी तो क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। डिक्रीज होगी तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा। करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन फैक्ट इज दैट किस किस आइटम को करंट एसेट्स मानेंगे और किस किस आइटम को करंट लायबिलिटी मानेंगे। कुछ आइटम्स को यहां छोड़ देना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे करंट एसेट्स में हम कौन कौन सी चीजें लेंगे? एक लेंगे इन्वेंट्री, डेटर, दैट इज इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, इतनी चीजों को लिया जाएगा। यानी इसमें आपको क्या छोड़ना है? एक्सक्लूडिंग आइटम्स रिलेटेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। याद रखिएगा ये चीज कि व्हेन यू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स in the cash flow activity under the operating activity column, under the operating activity head, so we exclude the item related to the cash and cash equivalent from the current assets. यानी करंट एसेट के कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आइटम इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कसम खा लो। कौन कौन से आइटम से? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बैंक ड्राफ्ट एंड चेक्स। ये सारी चीजें करंट एसेट्स में काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम कई क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, यस सर इसीलिए नहीं काउंट होता। अब आते हैं करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी में सब चीजें काउंट होंगी, जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसमें भी आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब था ना करंट एसेट्स में। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। इसमें क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग, अभी पुकार ने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी टेकन एज द आइटम ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने अभी समझाया था आपको कल के वीडियोस में कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका इफेक्ट हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं पड़ता। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो कुछ आइटम्स करंट एसेट्स में से लेफ्ट करेंगे और कुछ आइटम्स करंट लायबिलिटी में इंक्रीज, बाकी आइटम्स को, उनके इंक्रीज डिक्रीज को क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कैश इन कैश इक्विवेलेंट आइटम्स को हमें करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करना है, उसमें इंक्रीज हो डिक्रीज हो उससे कोई लेना देना। उसी तरह से करंट लायबिलिटी में सारे आइटम्स लिए जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिए जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट में जो भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो सब किसमें किसमें डील किए जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील किए जाएंगे। ओके, सो आई होप टुडे वी डिस्कस ऑल द टॉपिक्स वेरी इजीली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।